और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी को लेकर खबर है। और साथ ही बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह गिरफ्तारी की। आलम के करीबी के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं। अब जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रडार पर आलमगीर से जुड़े और लोग भी हैं। अब झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी को लेकर फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह गिरफ्तारी की है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। और लगातार अभी तक हुई पूछताछ और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तमाम तथ्य सामने आए हैं, उसी आधार पर कोर्ट में पेशी के तहत आज देखना होगा कि किस तरीके से आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है, आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी के बाद आज हो रही पेशी। और वहीं आलम के करीबी के घर से भी करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं, करोड़ों रुपए मिले हैं, जिस आधार पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से और आगे बढ़ रही है, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र। जितेंद्र, आज की पेशी और अब आलम के करीबियों के घर से मिले करोड़ों के कैश के बारे में क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड सरकार के, जिनकी स्टैंडर्ड घोटाले के अंदर गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 13 तारीख को, माफ कीजिएगा 3 तारीख को जो ईडी थी उसने झारखंड के 6 लोकेशन पर रेड की थी। उन लोकेशन पर रेड के दौरान कुछ संपत्ति मिली थी, बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ था। ये जो रेड की गई थी मुख्य तौर पर संजीव लाल के घर पर की गई थी, जो कि आलमगीर आलम के सचिव हैं। और उसके अलावा जो संजीव लाल हैं, उनके जो नौकर हैं जहांगीर, उनके ठिकाने पर की गई थी। जहांगीर जो नौकर है उसके ठिकाने से तकरीबन 34.5 करोड़ रुपए पहले बरामद हुए। उसके 2 दिन बाद तकरीबन 1.5 करोड़ और बरामद हुए। इसके अलावा जब संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी कर दी गई, उसके बाद जब रेड की गई संजीव लाल के ऑफिस पर, तो उनके ऑफिस के ड्रॉर से भी तकरीबन 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसके बाद आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई संजीव लाल के रोल को लेकर, जहांगीर के रोल को लेकर। लेकिन जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो आलमगीर आलम की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इस बारे में आपसे और जानकारी लूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर जितेंद्र, क्योंकि आलम की गिरफ्तारी पर अब बीजेपी भी हमलावर है। जहां झारखंड में द ग्रेट करप्शन प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट बता रही है इसे बीजेपी, और कह रहे हैं कि ये टूर्नामेंट अब चल रहा है झारखंड में। देखिए, हमारा मानना है झारखंड में द ग्रेट करप्शन प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट चल रहा है। कैप्टन तो पहले ही जेल में, हेमंत सोरेन तो पिछले 3 महीने से जेल में है। और जो वाइस कैप्टन थे, नंबर 2 थे कैबिनेट में आलमगीर आलम, उनका भी कल विकेट गिर गया। तो ये जो डेयर डेविल करप्ट टीम है ना, अब इसके एक एक खिलाड़ी उखड़ते जा रहे हैं। और हमें लगता है वो दिन दूर नहीं जब पूरी की पूरी कैबिनेट इनकी सेंट्रल जेल रांची के भीतर होगी। और शायद इनकी अंतिम जो कैबिनेट हो, सरकार खत्म होते होते, वो होटवार के सेंट्रल जेल में ही हो। लेकिन पूरे तरीके से झारखंड को इस सरकार ने लूट लिया, शर्मसार किया अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर झारखंड को। और हमारा मानना है कि इस सरकार का जाना तय है। अब जनता इस बार के लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में इन करप्ट लोगों को उखाड़ फेंकेगी। जितेंद्र, हमारे सहयोगी लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत हमें अपडेट दे रहे हैं। और जितेंद्र, सवाल यही कि क्या ये सिर्फ आलम की गिरफ्तारी के बाद अब और लोग भी इसकी रडार पर है, या कहीं ना कहीं सिर्फ मंत्री आलमगीर आलम ही मुख्य आरोपी के तहत इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन, और आज कोर्ट में पेशी सिर्फ उन्हीं के साथ हुई इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही? जी बिल्कुल, देखिए जब साल 2022 में इस पूरे टेंडर घोटाले का खुलासा हुआ था, उस दौरान एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब ये 3 गिरफ्तारियां इस केस में हुई है। हालांकि इससे पहले बीच में बताया जा रहा है कि कुछ और लोगों के नाम सामने आए थे जिनको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है, जो कि झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं कुछ और नाम अब सामने आएंगे। ईडी के सामने कुछ लोगों का रोल भी आया है, जिसको वेरीफाई करने की ईडी फिलहाल कोशिश कर रही है। लेकिन आज जब आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। रोकना चाहूंगी जितेंद्र, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां अखिलेश और केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का करते हैं सीधे रुख। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में अखिलेश और केजरीवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। लखनऊ पहुंचे हैं केजरीवाल और संजय सिंह। इस वक्त ये तस्वीर सामने आ रही है, और ये देखिए तस्वीर, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद आपको बता दें ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। और आपको बता दें, लखनऊ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरीके से अब संजय सिंह नजर आ रहे हैं, केजरीवाल और साथ ही अखिलेश यादव भी।
महफिल का हिस्सा होंगे। हर वो सवाल जो मेरठ से कानपुर तक, हरदोई से गाजीपुर तक जनता के जहन में है, वो TV9 भारतवर्ष की तरफ से पूछे जाएंगे। तो चलिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं और मंच पर बुलाते हैं उत्तर प्रदेश के सियासत के बड़े चेहरे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मेरे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी का, जोरदार तालियों से। पहले तो ब्रिजेश जी बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से एक बार फिर से हमारे मेहमान का स्वागत करिए। इतनी व्यस्तता है उसके बावजूद भी आप समय निकाल रहे हैं हमारे लिए, इसके आभार। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे का मैनेजमेंट आपके हाथ में है, चुनाव मैनेज आप कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसको हम अनुपालित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लहर चल रही है और सभी दलों के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, सबके मन में इच्छा है कि माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए जो यज्ञ चल रहा है लोकतंत्र के महापर्व पर, उसमें एक एक आहुति सभी लोग डालें। तो बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि विभिन्न दलों में काम करने वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में लगातार अपनी सहभागिता दे रहे हैं। आपने विभिन्न दलों की बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा एक अंग्रेजी पत्रिका है बड़ी प्रतिष्ठित, उसमें आपका एक कैरिकेचर आया और उसके बगल में आपके नाम के साथ लिखा था तोड़ फोड़ पाठक। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो आप ही के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, सब लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, ये सब क्या माजरा है? देखिए, नेतृत्व ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, मैं ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ और ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लगातार सभी के संपर्क में रहते हैं। तो उस वजह से माननीय मोदी जी का जो यज्ञ है विकसित भारत का, तो स्वतः लोग संपर्क करके उनका मानना है कि जो इस समय धर्म युद्ध चल रहा है देश के अंदर, सबका मानना है कि मोदी जी ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और 400 पार होगा एनडीए और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, ये धर्मयुद्ध क्या है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, धर्मयुद्ध ये है कि सामान्यतः जो विचारधाराएं चुनाव में काम कर रही हैं, एक विचारधारा यह है कि प्रभु रामलला का भव्य मंदिर निर्माण करने वाली टीम है। एक तरफ वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रभु रामलला के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय तक में उन्होंने इस बात का अपने वकील के माध्यम से कहा कि प्रभु रामलला अयोध्या में हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये काल्पनिक है, इसका कोई तथ्य या प्रमाण नहीं है। और दूसरी तरफ जो उनके समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी के जब सरकार प्रदेश में थी उसी समय कार्यसेवकों पर गोली चली थी। अयोध्या की धरा को खून से रंगने का काम, सरयू माता के जल को खून से रंगने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही हुआ था। तो ये हम इसको मानते हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं, भारत की जो सनातन संस्कृति है, एक तरफ उसको मजबूती देने वाले लोग हैं, एक तरफ हमारी सांस्कृतिक विचारधारा को आकाश की बुलंदियों को ले जाने वाली टीम है और दूसरी तरफ हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके धूल धूसरित करने वाले लोग, उसको न मानने वाले लोग, लगातार उस पर प्रश्न लगाने वाले लोगों की एक समूह है। इस दोनों के बीच में भारत की जनता, देश की जनता, उत्तर प्रदेश जनता चुनाव कर रही है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है? नहीं, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था या संकल्प पत्र कह सकते हैं, गठन काल से ही पहले नंबर पर लिखा रहता था कि हम अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी संकल्पों को धीरे धीरे पूरा किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम देश के लोगों की प्रबल इच्छा जो 500 वर्षों से बहुप्रतीक्षित थी, उसको पूरा करने में हमने पूरी तन मन धन से सहयोग किया है। लेकिन कांग्रेस के भी तो मैनिफेस्टो में यही लिखा रहता था ना कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसका स्वागत करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने अपने कृत्यों के साथ अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया है।
कांग्रेस ने सनातन संस्कृत को हमेशा चोट पहुंचाई है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट भी लिख करके दिया था कि अयोध्या में प्रभु रामलला के बारे में कोई निश्चित मत नहीं है, और उनके गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से अयोध्या को खून से रंगा था, निहत्थे कारसेवकों पर गोली चली थी, कोई भूला नहीं है भाई। नहीं, लेकिन देखिए ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आपने कहा ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब आप लोग उसका श्रेय ले रहे हैं। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये तो दस्तावेजी सबूत है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने बनाया, ट्रस्ट से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह भी तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन काल से ही अपने संकल्प पत्र में इस बात को बार बार दोहराया है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में जब कहती थी रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, हम लोग नारा लगाते थे, तो विपक्षी लोग जो आज प्रभु रामलला के दर्शन तक से कतरा रहे हैं, ये सवाल पूछवाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन बीजेपी के लोग तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी पता चल गई है, रामलला के भव्य मंदिर का लोकार्पण भी हो गया है, और दुनिया रोमांचक स्थिति में देख रहे कि प्रभु रामलला का जो भव्य दरबार है वो पूरी तरह से सजा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को इसलिए वोट देगी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बन गया, या फिर मुद्दे क्या हैं? आप इसको वोट से जोड़कर देख रहे हैं। हमारा मानना है कि मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों को भरोसा होता है कि जब उन्होंने जन्म भले ही छप्पर में लिया हो, अपने बच्चों के लिए पक्का मकान छोड़ करके जाएंगे जब दुनिया छोड़ करके जाएंगे। आज़ादी के 75 साल बीत गए, आज तक लोगों को पक्का मकान नहीं मिल पाया भारत के अंदर। आज हर गरीब को पक्का मकान सुनिश्चित हो रहा है, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला है। अब की बार जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, 3 करोड़ और लोगों को पक्का मकान मिलेगा। और जब तक एक एक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता, जो जरूरतमंद है, गरीब है, तब तक योजना जारी रहेगी। योजना को विस्तार देने की बात कही गई है। लेकिन ब्रजेश जी, क्या अगर मुद्दों की बात की जाए तो इन मुद्दों में महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे नहीं हैं? महंगाई हर कोई यहां पर त्रस्त होगा। मैं आपकी बात को दूसरे पहलू में रखना चाहता हूं। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई, इस तथ्य को भी स्वीकार करेंगे आप। और हमारा मानना है कि मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। आप उसको महंगाई से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्रय शक्ति बढ़ती है, और जब ढेर सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं तो ये जाहिर तौर पर महंगाई का असर उन पर नहीं पड़ता। हमारी सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के भी उपाय किए हैं। हमने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया है, आपको पता है। और इसके अलावा दुनिया में महंगाई है, रूस यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है, परिस्थितियां जो ग्लोबल है उसका असर भारत पर पड़ता है, लेकिन भारत पर असर कम पड़े इसके लिए मोदी सरकार ने काम किया है। लेकिन विपक्ष ये कहता है जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो आपने कहां गरीबी कम कर दी है? भाई हमारे आंकड़े तो है नहीं, आंकड़े दुनिया के सामने हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है, और मोदी जी ने देश के लोगों के अंदर इस बात का भरोसा कायम करने में स्थापित सत्य कर दिया है कि उनके अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो हर सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि अब आप लोगों ने 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। अखिलेश तंज करते हैं कि 400 में से 4 हटा दो। असल अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी दोनों लोग डिरेल्ड हैं। आपको पता होगा कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, चुनाव के बाद दोनों लड़कों का गठबंधन हुआ, तो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े विज्ञापन छपे कि दोनों लड़के आए हैं और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें बुरी तरह नकारा और इनकी सीटें 50 से नीचे चली गई। फिर जब चुनाव हुआ 2022 में, तो लग रहा था आंधी तूफान आ जाएगा। आपको भी पता है, मीडिया में इस प्रकार की बातें प्रोजेक्ट की गई कि समाजवादी पार्टी बहुत धूम धड़ाके के साथ आ रही है। लेकिन 35 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को रिपीट किया और प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट किया, और ये जीत माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की है। बीएसपी की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि मायावती बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स को बदल रही हैं जहां जहां बीजेपी को फायदा पहुंचे। देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार की बातों का कोई स्थान नहीं है। सभी दल लोकतंत्र के इस महापर्व में
चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस प्रकार की बातें वही लोग कहते हैं जो फेस सेविंग करते हैं कि अपने लड़ नहीं पा रहे हैं, तो हार का जो बात रखने का तरीका है वो फेस सेविंग कर रहे हैं केवल, कि मायावती जी की वजह से हार गए, या जो है कांग्रेस ने समय नहीं दिया पूरा। आप सोचिए इस बात को, आप अगर व्यक्तिगत रूप से बारीकी से अध्ययन करेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद प्रथम चरण का पूरा चुनाव हो गया, एक भी रैली क्यों नहीं की इन्होंने, मुझे बताइए जरा आप। द्वितीय चरण में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिकता निभा रहे हैं। लखनऊ में इन्होंने 4 दिन पहले रैली घोषित की, कांग्रेस और राहुल गांधी की और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैली होगी, नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जनता भी समझती है कि आप थोड़ा बहुत अपना औपचारिकता निभा करके चुनाव का समय पार कर रहे हैं। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का जनता में कोई मतलब नहीं है। मैं कह सकता हूं, मैंने आपसे सवाल मायावती पर पूछा, आपने मुझे जवाब अखिलेश और राहुल गांधी पर मायावती दिया। जी के बारे में बताया कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, केवल फेस सेविंग की वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने हार का ठीकरा दाएं बाएं गिराना चाहते हैं, जबकि इनके कुकत्रों की वजह से जनता ने इन्हें नकारा है। समाजवादी पार्टी की अपराधीकरण की छवि, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे प्रमोट होते थे सपा सरकार में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बीजेपी सरकार ने दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। आप समाजवादी पार्टी की सरकार के जितने भी कार्यकाल हैं, 4 बार इनको सरकार बनाने का अवसर मिला है। ये वाले आप चारों बार का हर जिले का एक लिस्ट निकाल लीजिए, हर जिले में डॉन बैठा कर रखा था। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैंने सवाल, इस पे मैं आऊंगा। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप बीएसपी में रहे हैं। क्या वजह है कि मायावती अपने कैंडिडेट्स बार बार बदल रही हैं? क्या वजह है? समाजवादी पार्टी ने सर्वाधिक कैंडिडेट बदले, उस पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। देखिए, सभी को हक है कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट दे। समाजवादी पार्टी ने तो नॉमिनेशन 2-2 लोगों का कराया, लखनऊ में 2 का नॉमिनेशन कराया इन्होंने। आप समाजवादी पार्टी के लिए कहते हैं कि उनमें माफियाओं का राज था। अब जितने जितने आपराधिक छवि के लोग हैं वो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। धनंजय सिंह हो गए, अभय सिंह हो गए, ब्रजेश सिंह हो गए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपराधियों के साथ नहीं है। हम लगातार इस स्टैंड पर कायम हैं। हाँ, ये मैं स्पष्ट आपको करता हूं, यदि कोई प्रचार करता है तो वोट देने का, वोट मांगने का और प्रचार करने का सबको अधिकार है। आपको धनंजय सिंह का कोई साथ नहीं चाहिए? देखिए, इस स्थिति को स्पष्ट हम बाद में कर पाएंगे, लेकिन हम ये अपराधियों के बारे में बात स्पष्ट कर दूं। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी के समर्थन में नहीं है। आप धनंजय सिंह को अपराधी मानते हैं? देखिए, इस स्थिति को मैं बाद में स्पष्ट करूंगा। मैं साफ आप कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी के समर्थन में नहीं है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेठी रायबरेली में बीजेपी की उम्मीदें समाजवादी पार्टी के ऊपर टिकी हुई हैं। 2 बागी विधायकों के ऊपर टिकी हुई हैं, राकेश सिंह और मनोज पांडे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले ही सवाल के जवाब में बताया कि विभिन्न दलों में काम करने वाले बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता, विधायक, माननीय सांसद, पूर्व मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और जहां लखनऊ में अखिलेश और केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे सुनते हैं। पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं, वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूं कल परसों। हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी कम हो रही हैं। तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं?
तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहां से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। अब मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि वो अपनी बात करें। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी हैं। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोगों का सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं और आप पार्टी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। उनकी कौन सी बात सच निकलेगी? अभी आपसे कहा कि 75 साल वाला जो वो है रूल नियम, उसको तो फॉलो किया जाएगा ना, इसी से पता लग जाएगा। और एक मिनट, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का, जनसंघ का, आरएसएस का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर
एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही बड़ी बातें एक बार फिर से आपको बता दें, जहां आपने सुना कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने दोहराया कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है और अभी तक 4 चरण में चारों खाने चित हो चुकी है बीजेपी। ये बात अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। हालांकि यहां पर केजरीवाल और संजय सिंह, जिस तरीके से ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त लखनऊ में हो रही है, स्वाति मालीवाल पर बोले संजय सिंह, आम आदमी पार्टी हमारा परिवार, इस मुद्दे पर हमने रुख साफ कर दिया, इस मुद्दे पर राजनीति ना हो।